हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रो एंटरटेनमेंट। आज हम आए हैं कैलिफोर्निया गोट फार्म पर सावंतवाड़ी में, और ये एक ब्रीडिंग गोट फार्म है। यहाँ पर हम जानेंगे कि गोट फार्मिंग एज अ बिजनेस कैसे किया जाता है। मिस्टर सुमित भोसले जो ये फार्म के ओनर है, ये काफ़ी सालों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं और सक्सेसफुली गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो इसलिए उनसे उनके नॉलेज के बारे में जानेंगे और चलते हैं उनसे मिलते हैं और उनके फार्म के सारे डिटेल्स जानते हैं। थैंक यू। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। नमस्कार सुमित सर। नमस्ते। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस अ परमिशन कि हम यहाँ पे शूट कर पाए। यस। तो एक बार आपके बारे में और फार्म के बारे में एक बार बता दीजिए। अच्छा, तो मेरा नाम सुमित भोसले है। मैं ये काम पिछले 12 सालों से कर रहा हूँ। मतलब सिंस 2012 वी हैव स्टार्टेड गोट फार्मिंग। और हमने स्टार्ट करी थी बहुत कम से, और फिर उसके बाद अभी हम लोग जो है मतलब 10 एनिमल से स्टार्ट करके अगले 12 सालों में अभी हमारी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 200 गोट्स की है। और एक नया शेड अभी बन भी रहा है जो और 100 गोट्स हमें ऐड करने को अलाउ करेगा। तो ओवरऑल हम लोग एक ऑन एन एवरेज अराउंड 300 टोटल एनिमल्स, मतलब उसमें फीमेल्स, मेल्स और उनके बच्चे ऐसे सब मिलके अराउंड 200 एनिमल्स का अभी का काम हमारा चालू है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी ये 200 की आपकी क्वांटिटी है, तो ये सारे के सारे आपके फार्म के ही बॉर्न है या फिर आपने कुछ नए भी लाए हैं इसमें? हाँ, नहीं, इसमें से बहुत सारे तो फार्म के ही है, लेकिन कोई कोई नए भी लाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है वो हम प्रोडक्शन और ट्रेनिंग दोनों में हम काम करते हैं। सो अभी हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि हमारी खुद की अराउंड 120 फीमेल्स है, जिसमें से बहुत सारी जो पहले जब हमने स्टार्ट करी थी उसमें से कोई फीमेल अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 10-12 साल में वो फीमेल बूढ़ी हो गई, फार्म से निकल गई। तो वो हिसाब से अभी जो यहाँ पे है उसमें से कोई फीमेल जो है वो हमारे फार्म में पैदा हुई है, जो पहले से हमारे पास थी, और उनको अभी हम लोग ब्रीडिंग में यूज कर रहे हैं। और हम लोग बीच बीच में नए जानवर लाते रहते हैं ताकि थोड़ा जीन पूल चेंज होते रहे, आने वाले बच्चे अलग अलग दिखने वाले मिलते रहे। तो वो हिसाब से कई जानवर है जो ऑलरेडी फार्म में से है और कई जानवर है जो बाहर से भी आए हुए हैं। आपका अभी कंप्लीट एक ब्रीडिंग फार्म है, राइट? ब्रीडिंग कम ट्रेडिंग, मतलब हम बिलीव करते हैं कि अगर हमें गोट फार्मिंग करना है और गोट फार्मिंग का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम खुद को कंस्टेंट नहीं करना चाहते कि हम सिर्फ यही बेचेंगे या फिर सिर्फ इसीलिए बेचेंगे। सो जिस को गोट्स की जरूरत है वो तो खाने के लिए होगी या फिर पालने के लिए होगे, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो हिसाब से हमारे पास ब्रीडिंग भी होता है जिसमें हमारे खुद के बच्चे तैयार होते हैं, और वो बच्चे हम लोग हमारे एरिया में या फिर आजू बाजू में जिनको बच्चे चाहिए पालने के लिए उनको बच्चे देते हैं, और जिनको बड़े जानवर चाहिए तो उनको डायरेक्टली बड़े जानवर लाके भी हम लोग दे सकते हैं। ओके, मतलब ओवर द ईयर आपकी रोलिंग होती रहती है। हाँ, तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा। नहीं तो सिर्फ अगर मैं खुद ही को कंस्टेंट करके रख दूं कि मैं सिर्फ इसी में काम करूंगा तो थोड़ी वो दिक्कत वाली बात होती है। हमें वो वैसे काम समझ में नहीं आता है। हमें जानवर बेचने हैं तो हम सबके लिए जानवर बेचेंगे। ओके, सो एक बार आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता है वो बता दीजिए। बहुत सिंपल शेड्यूल है वैसे तो। बेसिकली हमारा काम शुरू होता है सुबह 8 बजे। जो पूरी शेड है उस शेड में पहले साफ सफाई होती है। 8 बजे साफ सफाई शुरू हो जाती है और लगभग एक आध घंटा लग जाता है साफ सफाई के लिए। फिर 9 बजे हम सभी जानवरों को पानी वगैरह चेंज करके फिर 9 बजे उनको हम सबसे पहले पेलेट फीड देते हैं, जो दिन का कॉन्सेंट्रेट फीड होता है वो। उसके बाद में आधे एक घंटे में, क्योंकि पेलेट फीड तो इमीडिएटली खत्म कर देते हैं, उसके बाद में पहले हरा या फिर सूखा चारा मिल जाता है, जो कुछ उस दिन का शेड्यूल रहेगा उस हिसाब से। और फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उनको दूध, माँ का दूध मिल जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हर एक बच्चे को कोई माँ ऐसी होती है कि जो इमीडिएटली अपने बच्चे को दूध पिला देती है, कोई माँ होती है जो बच्चे को दूध नहीं पिलाती है इजीली, तो उनको फिर पकड़ के वो सब बच्चों का प्रॉपरली केयर करी जाती है। उसके बाद में जो टॉनिक्स वगैरह होते हैं बच्चों के लिए वो सब दिए जाते हैं। तो ये टाइम तक लगभग 11 बज जाते हैं। फिर उसके बाद में सभी लोग का नाश्ता होता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि 11 बजे का जो बड़े जानवरों को जो खाना मिलना है वो सब खाना डाल देते हैं। वो अगेन हरा सूखा चारा जो कुछ उस दिन के शेड्यूल में है वो। उसके बाद में हम हमारे बच्चों को बॉटल फीडिंग करते हैं दूध का। तो उसमें लगभग 1.5 से 2 घंटा चला जाता है कि हर एक बच्चे को हाथ से पिलाना पड़ता है। उसके बाद में 1 बजे का खाना मिल जाता है जानवरों को। 1 से 3 बजे गैप रहता है। फिर 3 बजे वापस साफ सफाई होगी। 4-4:30 बजे सबको खाना मिलेगा, और फिर शाम का दूध का पूरा अरेंजमेंट करके, मतलब दूध पिला के वगैरह 6 बजे तक हमारा फार्म बंद हो जाता है। ओके, तो जैसे आपने बताया कि ये जो आपने ड्राई फॉडर और वेट फॉडर या फिर हरा चारा, तो इसका आप बैलेंस कैसे रखते हैं? मतलब इसका कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रेशियो रहता है या फिर? हाँ, अभी वैसे तो देखिए
एक बेसिक आपको एनालॉजी बता देता हूं जो हम फॉलो करते हैं। हम समझते हैं कि जो हरा चारा और सूखा चारा है वो हमारा जो रोज का हम दाल भात राइस और सब्जी खाते हैं वो है, और जो कॉन्सेंट्रेट फीड है उसे हम लोग च्यवनप्राश बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग थोड़ा चावल ज्यादा खा लेंगे, कभी कभी थोड़ा चपाती ज्यादा खा लेंगे या फिर रोटी ज्यादा खा लेंगे। तो इस हिसाब से हरा चारा और सूखा चारा जो है वो पेट भरने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जानवरों का। तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। उसमें कॉस्ट का भी फैक्टर है, क्योंकि अभी हमारे पास हरा चारा हम खुद बना रहे हैं तो हमें सस्ते में मिल रहा है, तो उसका हम लोग प्रोपोर्शन हमेशा ज्यादा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोपोर्शन दिया जाए। सूखा चारा हमें खरीदना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे वो टाइप की फार्मिंग नहीं हो रही है जो सूखा चारे में इस्तेमाल हो रही है। मतलब जैसे दाल अरहर होगा या फिर सोयाबीन होगा या फिर चना होगा, तो उसकी खेती हमारे यहाँ पे होती नहीं है, तो वो हमें खरीद के लाना पड़ता है। इसके लिए उसकी कॉस्ट ज्यादा है हमारे लिए, तो वो उसका प्रोपोर्शन हम लोग कम रखते हैं। तो जनरली हरे चारे का प्रोपोर्शन ज्यादा रहेगा और सूखे चारे का प्रोपोर्शन कम रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश के दिनों में बहुत दिन भर चार पांच दिन कंटिन्यूस बारिश होती रहती है, तो वो टाइम पे हमें हरा चारा काटना मिलता नहीं है, तो तभी फिर हम लोग पूरा दिन सूखा चारा भी दे देते कभी कभी। या फिर कभी कभी सूखे चारे का शॉर्टेज बन रहा है, बारिश के लिए बचा के रखना है और हरा चारा इजीली अवेलेबल है और ज्यादा से अवेलेबल है, तो हम लोग कभी कभी सूखा चारा ना देते, सिर्फ हरा चारा भी दे देते हैं। तो ऐसे भी हम लोग करते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे, कॉस्ट पे, सब पे डिपेंड करता है। ओके, बट इन बकरों के या बकरियों के हेल्थ पे कुछ इफेक्ट गिरता है अगर कम ज्यादा कुछ हो जाता है तो? मतलब कंप्लीट अगर हरा चारा रखते हैं हाँ, या फिर कंप्लीट ड्राई फॉडर रखते हैं तो हेल्थ पे कुछ इफेक्ट नहीं? उल्टा हेल्थ पे अगर, मतलब हमें एक बात समझनी चाहिए कि जो बकरी का पेट है, फिर बकरे का पेट है ना, वो हमारे पेट से एकदम अलग है। उनका पेट अलग कंपोजिशन में बना है, वो 4 कंपार्टमेंट्स रहते हैं और उसमें जितना एक टाइप का खाना हम ज्यादातर दे पाए उतना उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम उस पर बेस्ड है। हमारे जो एक मतलब हम बोलते हैं ना, एक गलतफहमी है कि बकरी को अलग अलग टाइप का चारा लगता है, वैसे ना होते हुए बकरी सेम टाइप का चारा, सेम अलग अलग टाइप का चारा भी रोज खा सकती है। मतलब जैसे अगर जो चरने के लिए जानवर जाते हैं, उनका समर में खाने के लिए कुछ अलग पेड़ है जो अवेलेबल है वो एरिया में, तो वही पेड़ वो रोज पूरा समर खाती है। सिमिलरली रेनी सीजन में भी वही होता है और विंटर्स में भी वही होता है। तो उसी हिसाब से अगर एक ही टाइप का हम लोग चारा दे रहे तो वैसे दिक्कत तो कोई आने वाली है नहीं, क्योंकि उनका पेट भरने वाला है। और फर्क किस पे पड़ता है, तो जो वेट गेनिंग है, लेकिन अभी उसमें हमारा मानना ऐसा है या फिर हमारी समझ ऐसी है कि हमें जिस जानवर का वजन बढ़ाना है उसी का हम वजन बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो फीमेल्स है, जो प्रोडक्शन वाली फीमेल्स है, उनका वेट एक पॉइंट के आगे हमें नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो ओबीस हो जाएंगी, ज्यादा वजन हो जाएगा तो उनको हीट पे आने पे तकलीफ होती है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए उनको सिर्फ हम मेंटेन करेंगे, तो उनके लिए वो जैसे मैनेज होता है वैसे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जिन बकरों का वजन हमें बढ़ाना है तो उनके लिए हरा चारा और सूखे चारे से वैसे भी वजन नहीं बढ़ने वाला है। उनका जो वजन बढ़ने वाला है वो दाने से ही बढ़ेगा। तो उनके फिर दाने को हम रेगुलेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दाना उठा पाए बकरा और उसका वजन और अच्छे से बढ़ पाए। ओके, और अभी आपने ये ऐसा सप्लीमेंट्री बिजनेस आप कर रहे हैं या फिर ये फुल टाइम बिजनेस है आपका? मेरा तो ये फुल टाइम बिजनेस है, क्योंकि मैं ज्यादा जानवर है। और ये सप्लीमेंट्री बिजनेस तभी होगा, मतलब मेरी जो समझ है उसमें सप्लीमेंट्री बिजनेस हम इसे बोल रहे हैं कि मेरा एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम चालू है विच इज फुल टाइम फॉर मी, और उसमें से भी अगर मेरे को टाइम बच रहा है तो मैं किसी और धंधे में अगर टाइम दे रहा तो वो मेरे लिए सप्लीमेंट्री बिजनेस हो जाएगा, राइट? जैसे इसे हम लोग साइड बिजनेस बोलते हैं। तो अभी तो मैं 12 साल से ये काम कर रहा हूँ और मेरा जो पूरा दिन का टाइम जा रहा है वो इसी में जा रहा है, क्योंकि मेरा काम उतना है, नंबर ऑफ एनिमल्स उतना है और हमें हर महीने में उतना एनिमल्स का रोलिंग भी करना पड़ता है, मतलब खरीद बिक्री भी चलती रहती है। तो वो हिसाब से ये मेरा फुल टाइम ही काम है अभी। ओके, तो फिर गोट फार्मिंग को ही क्यों चुना आपने? मतलब गोट फार्मिंग एज अ बिजनेस को मतलब फुल टाइम बिजनेस को भी, हाँ, आपने गोट फार्मिंग की सेलेक्ट क्यों किया? अच्छा, अभी ये फुल टाइम बिजनेस बना है। इसको मैंने फुल टाइम बिजनेस की तरह इनिशियली नहीं सोचा था। जब मैंने शुरुआत करी थी तब मैंने 10 जानवर से ही स्टार्ट करी थी, ठीक है। और उससे पहले गोट फार्मिंग क्यों स्टार्ट करी थी, क्योंकि जब मैं बंबई में, मैं पला बड़ा बंबई में हूँ, ठीक है। और उसमें ऐसे हो रहा था कि मुझे, हमारी ये जो जगह है वो जगह थी और हमें यहाँ पे कुछ शुरू करना था। तो यहाँ पे आम की बागान है, तो अभी आम का सीन ऐसा है कि उसमें मुझे पूरा साल भर पैसा नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे फुल टाइम शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ बंबई छोड़ के, तो वो पूरा साल भर का रेवेन्यू जनरेशन इसमें नहीं है आम की बागान में। तो उसके वजह से हम लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई काम कर पाए जो यहाँ पे ही हो जाएगा
और उसमें पूरा साल भर रेवेन्यू जनरेशन होता रहे। तो उसमें अभी जगह है, पेड़ पौधे हैं, तो बोले एनिमल हस्बेंड्री में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो अभी वो टाइम पे 12 साल पहले हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो डेयरी था, या पोल्ट्री था, या गोट फार्मिंग था। डेयरी मेरे हिसाब से अभी भी कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लग जाता है अगर उसको एक अच्छी तरीके से करना है। तो अभी भी हमारे पास गाय है, लेकिन वो हमारे घर के वाली गाय है, उसको कमर्शियली काम करना है तो बहुत बड़ा कैपिटल लगता है उसके अंदर। सिमिलरली पोल्ट्री भी वॉल्यूम का काम है, अगर मैं वॉल्यूम करूंगा पोल्ट्री में तभी मुझे थोड़े बहुत पैसे बनाने को मिल जाएंगे। और वो टाइम पे जो जहाँ पे हम लोग जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करने का कोशिश कर रहे थे, तो तभी पोल्ट्री के बारे में ऐसा था कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इनटू दैट मेनी नंबर ऑफ बर्ड्स, और वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो उसके बाद में मैंने गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी ली, और मुझे ऐसे लगा कि जो बंदा पूरा जिंदगी भर बॉम्बे में पला बड़ा है, मुंबई में, तो उसके लिए ये हो पाएगा। मुझे ऐसे खुद को लगा कि मैं कर पाऊंगा, इसलिए फिर हम लोग ने गोट फार्मिंग का सोचा। इनिशियली इट वाज अ साइड बिजनेस ओनली, कि जिसमें मेरा जॉब चल रहा था और उसके साथ में ये कर रहा था। 10 जानवरों से स्टार्ट करी थी, और उसके बाद 2 साल में हमें ऐसे लगा कि मेरा भी अंडरस्टैंडिंग ये काम के बारे में अच्छा खासा हो गया है, इसमें से रेवेन्यू जनरेशन भी हम लोग कर पाएंगे। और उसी के बाद मैंने जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके इसको तभी भी फुल टाइम करके नहीं करा था, धीरे धीरे 3-4 साल में इसको फुल टाइम में हमने कन्वर्ट किया, कि जब हमारा एक्सपीरियंस अच्छे से बन गया था। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपने भी जो शुरुआत की थी वो 10 बकरियों से की थी। यस। तो आप जो अभी एस्पायरिंग गोट फार्मर्स है उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप जब भी स्टार्ट करनी चाहिए तो वो कम से ही स्टार्ट करे, या फिर लॉट में, जैसे बहुत सारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर बहुत सारे वीडियोस में अगर अभी बोला जाता है कि उन्होंने लॉट से शुरू किया था एंड एक हाई लेवल बिजनेस बना था, हाई वॉल्यूम बिजनेस बना था बेसिकली। करेक्ट। अभी देखिए, मैं दूसरे के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई कम जानवर से शुरुआत करो। क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें जो हमारे पास जो, जैसे अगर हम बिजनेस के बारे में सोचे तो ये जो इन्वेंट्री है वो लाइव इन्वेंट्री है, वॉल्यूम में ही पैसा है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे पास वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम जो है जैसे मैंने कहा लाइव इन्वेंट्री वाला वॉल्यूम होने की वजह से, अगर मैंने उसकी अच्छे से केयर नहीं करी जो उसकी होनी चाहिए, और उसमें मेरी गलतियां हो रही है, उसमें मैं निग्लेक्शन मतलब निग्लेक्ट कर रहा हूँ चीजों को, या फिर ध्यान नहीं दे रहा हूँ ठीक से, तो मुझे नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और वो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। और इसमें क्या है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी वैल्यू कम हो रही है इमीडिएटली। तो इससे अच्छा है कि आप कम जानवरों से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा जानवर है, 200-500 जानवर है करके कोई हमें आके मेडल नहीं देने वाला है। तो इससे अच्छा इट इज बेटर दैट यू स्टार्ट विथ लेस नंबर ऑफ एनिमल्स, कम जानवर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, मार्केट क्या है समझ लो, जानवर क्या है समझ लो, काम करने के तरीके अपने अपने खुद सेट करो, और फिर उसमें वॉल्यूम में काम करने को शुरू करिए। जी हाँ, क्योंकि जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाते हैं वैसे आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। Exactly. और एक्सपीरियंस से लिया हुआ नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और सबसे अच्छा रहता है। यस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। तो सर आपके यहाँ पे अभी फिलहाल ब्रीड कौन कौन सी है? अभी तो जैसे मैंने कहा कि हमारा मेजर जो इंटरेस्ट है वो बच्चे बेचने में है, मतलब बकरी के बच्चे बेचने में है। तो हम क्या करते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे इंटरनेट का एक्सेस को सभी को है, तो जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, जो रिटेल के लिए आ रहे हैं, उनके लिए इंटरनेट की वजह से किसी को लंबे कान वाले बच्चे चाहिए, किसी को व्हाइट आइज वाले बच्चे चाहिए, किसी को गोल सिक्के वाले, मतलब घूमे हुए सिक्के जो ट्विस्टेड हॉर्न्स बोलते हैं वैसे वाले बच्चे चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि ये सारे फीचर्स हम अपने बच्चों में दे पाए। अभी ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैंने ये एक बकरा ले लिया, एक बकरी ले लिया, उसको मिक्स करने के बाद जो तैयार होने वाला है वो अपने हाथ में है नहीं। तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि ये जो सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स के जानवर हमारे पास हो। तो वो हिसाब से हमारे पास अभी लगभग 12 से 13 ब्रीड है, जिसमें हमारी जो लोकल गोट है वो सबसे पहले है, उसके बाद में कोकण कन्याल जो गोट बोलते हैं वो भी अगेन लोकल ही गोट है, तो वो है उस्मानाबादी गोट है। उसके बाद में बोर के कई ब्रीडर्स है हमारे पास 3-4, जो इंडिया में सबसे फेमस ब्रीड है अभी के लिए सिरोही, उसके भी एनिमल्स है हमारे पास। बर्बरी के एनिमल्स है, जखराना करके एक ब्रीड है राजस्थान में, उसके एनिमल्स है। उसके बाद में सिंधी गोट्स है गुजरात में से, गोहिलवाड़ी करके एक ब्रीड है उसके गोट्स है, मारवाड़ी करके एक ब्रीड है उसके गोट्स है। उसके बाद में हैदराबादी एनिमल्स है तो उसके गोट्स है हमारे पास, और सोजत के 2-3 एनिमल्स है, कोटा के 2-3 एनिमल्स है, और मे बी और 2-3 ब्रीड्स रहेंगे। तो वो हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 13 ब्रीड अभी हमारे पास है, जिसके किसी के 10 जानवर है, किसी के 2 जानवर है, लेकिन वो सारी ब्रीड अभी यहाँ पे अवेलेबल है। और जो सबका कहना है कि एक पर्टिकुलर ब्रीड यहाँ पे नहीं हो सकती या फिर ये ब्रीड यहाँ पे नहीं चलती हेल्थ के हिसाब से, तो वो हम नहीं मानते। सब ब्रीड रहती है, वो सिर्फ जानवर को आपको पालने आना चाहिए। ओके,
तो आपने जैसे ऐसे ब्रीड्स के भी नाम लिए और आपके पास अभी भी जो यहाँ के लोकल ब्रीड्स है वो भी आपने रखे हुई है फार्म पर। तो अगर किसी को फार्म स्टार्ट करना है तो वो ब्रीड की चॉइस कैसे करे? उसमें 2 क्राइटेरिया मेरे हिसाब से लगते हैं। पहले तो जो अपने आप पे इजीली अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि कोई ब्रीड्स है जो बेशक बहुत अच्छी बिक्री होगी और सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन अपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो ब्रीड की। तो लोकल एरिया में जो एनिमल्स है वो सबसे बेस्ट है। तो ब्रीड उसकी कुछ भी होवे, जो अपने यहाँ पे, अगर जैसे हम लोग के यहाँ पे अभी सिंधी और मारवाड़ी का क्रॉस करके एक बच्चा हो गया तो वो लोकल में ही पैदा हो, यहाँ पे ही पैदा हो, तो उसको हम लोग लोकल ही बोलेंगे। तो दैट इज वन क्राइटेरिया कि जो भी जानवर आप ला रहे हो वो लोकल जानवर हो, आपके यहाँ पे, आपके विसिनिटी में, या फिर आपके आपका जहाँ पे फार्म है उसके 20-25-30 किलोमीटर के रेडियस में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर के रेडियस में पैदा हुए होगा। वो फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। और दूसरा मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि क्या बिकने वाला है। ब्रीड के हिसाब से आपके यहाँ पे किस ब्रीड को ज्यादा डिमांड है या फिर लोगों को क्या चाहिए, उसका अगर आप पहले से थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ सर्वे कर ले या फिर रिसर्च कर ले, मार्केट सर्वे जिसे बोलते हैं, आप अगर काम करने वाले हो तो 4 लोगों से बात करिए, आपके यहाँ पे क्या बिक रहा है, किस चीज का डिमांड है, किस चीज की चर्चा हो रही है। तो वैसे अगर आप रखते हो तो वो बेचने में आसानी मिल जाती है उसमें, या फिर आसानी हो जाती है। तो अवेलेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी, ये 2 चीज देखिए और वो ब्रीड रखिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, हम और भी इंफॉर्मेशन लेंगे सर से। ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन लेंगे ब्रीडिंग रिलेटेड, ब्रीडिंग कैसे की जाती है, मार्केट कैसे होना चाहिए और गोट फार्मर्स के लिए टिप्स क्या रहेंगे, ये हम अगले वीडियो में जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रो एंटरटेनमेंट। थैंक यू।